हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं प्योरलेस मार्शल स्पिरिट का 12th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के, बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में अब सभी लोगों ने देखा था कि रैन मैडम चाह कर भी अपने भैया का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रही थी, क्योंकि सामने थे लीडर साहब, जिसके डर से मैं मच चुकी थी पूरी तरह से भीगी बिल्ली। जिसके बाद लीडर साहब अंजाम घोषित करने के लिए सभी के सामने चले जाते हैं और कहते हैं तो इस बार तीनों सेक्ट ने अपने से 10 डिसाइपल्स को भेजा था, जिनमें से पहला वज्र सेक्ट के 4 डिसाइपल्स वापस लौटे हैं, दूसरा ग्रेनवुड सेक्ट इस कॉम्पिटिशन से पूरी तरह से बाहर हो चुका है, और तीसरा है क्विंसी सेक्ट जिसके 6 डिसाइपल्स बाहर आए हैं और तो और उन्होंने जीतने की कंडीशन यानी कि ब्लैक जेड लोटस को भी हासिल किया है। इसका मतलब साफ है कि क्वींस सेक्ट इस कंपटीशन का विजेता है। और ये सुनकर फैन भैयर्स के सभी साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वहाँ दूसरा एल्डरली तो बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि इस ट्रिप से उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया था, बल्कि उल्टा उन्होंने बहुत कुछ खोया था। एल्डरली को इतना दुखी देख फैन भैया तुरंत उनसे बोलते हैं, एल्डरली आप इतना दुखी मत हुई, चलिए कुछ सच जाकर हम लोग शांति से बातें करते हैं। लेकिन ये सुनकर एल्डरली को तो होना साफ सुन जाता है, क्योंकि वो फैंग भैया से बहुत ज्यादा डर रहे थे, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग लेते हैं, ये कहकर कि उन्हें फैक्ट में सब कुछ रिपोर्ट करना है। एंड इसके बाद बारी आती है एल्डरवॉन्ग की। एल्डरवॉन्ग अपने भैया से कहते हैं, फैंग इतना आगे कुछ मत हो, भले ही तुम सबसे ज्यादा आगे हो, लेकिन शैन तुम्हें बहुत जल्दी पकड़ लेगा। फैंग भैया को भी उससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि फैंग भैया को भी शैन से लड़कर बहुत ज्यादा मजा आया था, इसलिए वो उसे खुला ऑफर देते हैं कि वो कभी भी फैंग भैया को आकर चैलेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद एल्डरवॉन्ग भी वहाँ से निकल जाते हैं। सभी एल्डर्स के वहाँ पर जाने के बाद एक के बाद एक सभी वहाँ से निकलने लगते हैं, और जब वहाँ पर सिर्फ लीडर्स और अपने फैंग भैया बाकी थे, तभी फैंग भैया लीडर साहब से अपनी मदद के लिए थैंक यू बोलते हैं। लीडर साहब भी फैंग भैया के थैंक यू को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग वापस जहाज पे जाने लगते हैं। जाते समय एल्डरन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उन्हें किसी भी हालत में फैंग भैया से उस जेड लोटस को हासिल करना ही होगा। वहाँ दूसरा क्वींस सेक्ट पहुंचने के बाद अगले दिन लीडर और सारा मामला सभी को खुलकर बताते हैं, लेकिन फैंग भैया के कारनामे सुनकर तो सुप्रीम एल्डर को कदापि विश्वास नहीं होता। उन्हें तो बस ये कहानी लग रही थी। लेकिन एल्डर गुआंग और हैंगकांग तो अपने भैया से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो तो अपने भैया का भला ही चाहते थे। इसके बाद लीडर्स और सभी के सामने घोषित करते हैं कि फैंग भैया, यूनर मैडम और उनके बाकी 4 साथी सभी अब से इनर सेक्ट मेंबर होने वाले हैं। और ये सुनकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी तो सिर्फ अपने भैया को थैंक यू बोले जा रहे थे, क्योंकि आज अपने भैया की वजह से वो लोग इनर सेक्ट डिसाइपल बन पाए थे। और वो लोग इतने खुश इसलिए हो रहे थे क्योंकि आउटर सेक्ट में सभी को अपने रिसोर्सेज खुद हासिल करने पड़ते थे, लेकिन इनर सेक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनर सेक्ट में ना ही सिर्फ कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा रिच थी, बल्कि वहाँ के रिसोर्सेज सभी की काबिलियत के दम पर ही दिया जाता था। फिर सब कुछ सेटल करने के बाद लीडर्स और सभी को आराम करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब फैंग भैया वहाँ से जा ही रहे थे, एल्डरन तुरंत उन्हें रोक देता है और फैंग भैया से कहते हैं कि उन्होंने माइनर रिलम से जो ब्लैक जेड लोटस हासिल की है उसे उन्हें सौंप दे। यह सुनकर फैंग भैया बड़ी शांति से कहते हैं, मैं सेक्टर स्टूडेंट होने की वजह से वो सौंप सकता हूँ, लेकिन क्या आप सेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं? यह सुनकर एल्डरन छाती चौड़ी करके बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं तो सेक्टर एल्डर हूँ, मैं सेक्टर रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकता। और एल्डरन कैसा कहते लीडर साहब अपना खतरनाक ऑरा छोड़ देते और एल्डरन को ऐसे घूमने लगते कि मानो उन्होंने उसके बाप का मर्डर कर दिया हो, और कहते हैं, एल्डरन क्या आप मेरी पोजीशन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं? और लीडर साहब के ऐसे भयंकर रूप को देखकर एल्डरन तो फिर से भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जिसे देखकर फैंग भैया हल्ले हल्ले वहाँ से जाने लगते हैं। जिसे देखकर एल्डरन तो बस अपने दांत पीसते रह जाते हैं। अगले दिन लीडर साहब उन सभी को ले आते इनर सेक्ट के द्वार पर, जहाँ पर आते सभी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद लीडर और सभी को बताने लगते हैं कि इनर सेक्ट में कंपटीशन आउटर सेक्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है, इसलिए उन सभी को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और आखिर में वो फैंग भैया को वार्न करती है कि एल्डरन के आउटर सेक्ट के मुकाबले यहाँ पर इनर सेक्ट में उसके कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे संभल के रहना चाहिए। फैंग भैया जानते थे कि लीडर साहब उनका भला चाहते थे, इसलिए वो उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं। इसके बाद लीडर साहब से चले जाते हैं।
लीडर जाओ के वहां से जाते ही यूनर मैडम फेंग भाई के हाथ को खींचकर खुशी खुशी इनर सेक्टर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग इनर सेक्टर के अंदर जाने ही वाले थे, उन सभी को एक आवाज सुनाई दी, अरे रुको भाई रुको। जब फेंग भाई और उनके साथी मुड़ कर देखते तब उन्हें एक छोटा सा ग्रुप दिखा, जिसके बीचों बीच खड़ा था एक बंदा, जिनका रुआब तो कुछ ऐसा था कि मानो उनके सामने बाकी कोई और कुछ हो ही ना। इन भाई साहब का नाम था लू चैंग। आते लू साहब सभी से पूछते हैं, अबे क्या तुम लोग न्यू कमर हो? फेंग भैया इसमें हमें देते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये भाई साहब उन्हें ये सब कुछ क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि वो तो उन्हें जानता तक नहीं था और ना ही उनके सभी साथी। उन्होंने तो कभी लू चैंग उनका नाम ही नहीं सुना था। और फेंग भैया और उनके सभी साथियों को उन्हें हल्के में लेते देख लू साहब तो भड़क जाते हैं, इसलिए वो तुरंत ही अपनी 5th ग्रेड येलो रैक मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसे देखने के बाद भी फेंग भैया के साथी कुछ खास रिएक्शन नहीं देते, और जब लू साहब बाकी सभी को अपने आप से ना डरते हुए देखते तब तो वो चक्के रह जाते हैं। तभी फेंग भैया बोलते हैं, 5th ग्रेड मार्शल स्पिरिट बुरा नहीं है। ये देख कर लू साहब फिर से भड़क जाते हैं और अगले ही पल फेंग भैया पर हमला कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल फेंग भैया भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देख कर तो लू भैया और उनके साथियों की घिक्की निकल जाती है। तभी फेंग भैया कहते हैं, देख भाई अगर तू इनरसेक्ट में एक जीनियस है तो शायद मैं इनरसेक्ट कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। और फेंग भैया के ऐसा कहते उन्हें एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है और सुनाई देता है एक आवाज, देखने कमर होकर तुमको ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और किसी हीरो की तरह लैंडिंग करता है एक मोटा इंसान। ये थे एल्डर ज़ुओ, जिनके ऑरा से फेंग भैया को साफ पता चला था कि ये डिवाइन गेट रियलम से भी ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी कि एस्ट्रल लेवल। एल्डर ज़ुओ के वहाँ पर आते लू साहब के सभी चेले फेंग भैया के बारे में शिकायत करने लगते हैं कि ये ही वो बंदा है जिसने इनर सेक्टर के सभी डिसाइपल्स को कमजोर समझ के रखा है। तब एल्डर ज़ुओ भी कहते हैं, लड़के अगर तुम अपने आप को इतना भी ताकतवर समझते हो तो मुझे पहले तुम्हारी ताकत चेक करने दो, आओ मेरे पीछे। ये सुनकर फेंग भैया अपने साथियों के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग टेस्ट एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर 3 टेस्ट होंगे। पहला वाइटल टेस्ट, यानी कि फेंग भैया की पावर टेस्ट होगी। तीसरा मेरिडियन टेस्ट, जो फेंग भैया की फाउंडेशन को चेक करेगी। और तीसरा कैरेक्टर टेस्ट, जो फेंग भैया की आत्मा को टेस्ट करेगी, फेंग भैया की आत्मा किस टाइप की है और कितनी ज्यादा पावरफुल है। टेस्ट एरिया में पहुंचते एल्डर ज़ुओ फेंग भैया को घूरते हुए कहते हैं, पहले तुम पहले परीक्षा दोगे। फेंग भैया को पता था कि एल्डर ज़ुओ उनकी बातों से बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, इसलिए वो चुपचाप चले जाते हैं अपना पहला टेस्ट देने, जो था वाइटल टेस्ट। और फेंग भैया को वाइटल टेस्ट देते देख लू साहब को सभी चिल्ले चपाटे फिर से भैया का मजाक उड़ाने लगते हैं। और किस्मत से 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट मिल गई तो इसका मतलब ये भी नहीं वो ताकतवर होगा। सर आप चिंता मत कीजिए, ये आपसे ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ दूसरा फेंग भैया तो फुल्ली चिल थे, उन्हें इस बात का कोई टेंशन नहीं था कि वो कितने वेट लिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि अपने ड्रैगन ब्लड के कारण वो 150 के पाउंड भी बड़े आराम से उठा सकते हैं। तो ये 100 के पाउंड कौन सी बड़ी चीज है, इसलिए अगले पल वो बड़े आराम से 100 के पाउंड उठा लेते हैं, जिसे देख कर लो और उसका सभी साथियों की तो हवा टाइट हो जाती है। लू की तो सबसे ज्यादा हालत खराब, क्योंकि बचपन से ही वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए औषधि पानी में नहाता, लेकिन इसके बाद भी वो फेंग भैया जैसी ताकत हासिल नहीं कर पाया था। यही सोच कर उनकी हवा टाइट हो रही थी। फिर अगले पल फेंग भैया से नीचे भी उतार देते। इसके बाद फेंग भैया जाते दूसरे टेस्ट की तरफ। वहाँ दूसरा फेंग भैया के हर एक एक्शन पर नजर गड़ाया हुआ था एक बंदा। भाई साहब के चेहरे पर काफी सारे कट्स के निशान थे, जिससे ये साफ हो रहा था कि भाई साहब ने कई सारे लड़ाई के एक्सपीरियंस किए हैं। ये था इंसेंटियान, न्यू कमर रैंकिंग का फर्स्ट बंदा, और इसे किसी और नहीं बल्कि रैन मैडम ने भेजा था फेंग भैया के ऊपर पूरी नजर रखने के लिए। लेकिन एल्डर साहब वो सभी चीज देख पा रहे थे जो लू और उसके सभी चेले नहीं देख पा रहे थे। वो देख पा रहे थे कि फेंग भैया अपनी आधी ताकत भी नहीं दिखा रहे थे और अपनी सारी ताकत छुपा रहे थे, इसलिए वो तुरंत ही फेंग भैया को दूसरे टेस्ट की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि दूसरा टेस्ट था मेडिन टेस्ट, जिसकी वजह से फेंग भैया अपनी ताकत को बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते थे। वहाँ दूसरा लू के सभी चीले चपाटे फिर से उसे हिम्मत दिलाने लगते हैं कि भाई आप चिंता मत कीजिए, भले इसके पास टॉप लेवल की मार्शल स्पिरिट हो और इसकी ताकत भी बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरिडिन यानी कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी फाउंडेशन आपसे बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो सकती। लू भी इससे थोड़ा सा आश्वस्त होता है और उसे पूरा विश्वास था कि फेंग भैया को वो इस मामले में हरा देंगे। और दूसरा फेंग भी पूरी तरह से तैयार थे अपनी पावर को कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस मूर्ति के हाथ को छूते जिससे उनका मेरिडियन टेस्ट होने वाला था, वो तुरंत ही फेंग भैया के हाथ को किसी शिकंजे की तरह जकड़ लेता है, जिससे फेंग भैया चाह कर भी अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहे थे। जिसके बाद उस मूर्ति में ग्रीन लाइट उकेर आती है, जिसे देख कर लू साहब और उनके सभी साथी फेंग भैया का मजाक उड़ाने लगते हैं। मुझे पता था इसकी फाउंडेशन उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी, इसकी मेरिडियन सबसे ज्यादा कमजोर है। वो लोग ऐसे फेंग भैया की फाउंडेशन को लेकर हंसी मजाक कर ही रहते, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का उड़ जाता है रंग,
और सभी के सभी हो जाते हैं तब, क्योंकि अगले ही पल वो सभी ग्रीन लाइन सिल्वर लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसे देख कर लू की तो हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उसकी मेरिडियन भी सिल्वर क्लास थी, यानी कि फैंग भैया फाउंडेशन के मामले में उससे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। इसी बात से भाई साहब को बहुत बड़ा शौक लग जाता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है उससे तो भाई साहब का शौक महाशौक में तब्दील हो जाता है, क्योंकि अगले ही पल फैंग भैया की वो सिल्वर मेरिडियंस गोल्डन मेरिडियंस से तब्दील हो जाते हैं। जिसे देखकर एल्डर जाओ और लू और उनके सभी साथी के तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन फैंग भैया के साथी तो फैंग भैया के इस अंजाम से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वहाँ पर एक बंदा ऐसा था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो थे खुद अपने फैंग भैया, क्योंकि उन्हें कोई शौक नहीं था पीटने का अपनी ताकत का ढोल, क्योंकि इससे खुल सकती थी उनकी पोल। इसलिए वो जितनी जल्दी और जितनी ताकत से हो सके उस मूर्ति से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और बहुत जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो उस मूर्ति से अपने हाथ को छुड़ा ही लेते हैं। वहाँ दूसरा भीड़ में मौजूद जिंतियान जब फैंग भैया के गोल्डन मेडल्स को देखता है तो वो समझ जाते कि फैंग भैया सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहाँ दूसरा इंडोर टच देने के बाद फैंग भैया बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी असली ताकत सबके सामने ना आ जाए तो कुछ लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। इसलिए वो अपनी ताकत को छुपाने के लिए इस लास्ट टेस्ट को देने का ना सोचते हैं और एल्डर उसे कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसे देख कर लू साहिब और उनके सभी साथी तो फैंग भैया का मजाक उड़ाने लगते हैं। अबे मुझे पता था ये उतना भी ज्यादा हिम्मत वाला नहीं है। हो सकता है इसकी फाउंडेशन अच्छी हो सकता है इसके पास कमाल की ताकत हो सकता है इसे किस्मत से बहुत अच्छी मार्शल स्पिरिट मिल गई हो, लेकिन ये तो एक असली भोंदू है भोंदू। वहाँ दूसरा जैंतियन भी मन में सोचे जा रहा था कि दिन ब दिन एल्डर रैन का स्टैंडर्ड गिर रहा है, क्योंकि उससे लग रहा था कि एल्डर रैन ने उसे फैंग भैया जैसे ऐसे भोंदू पर नजर रखने के लिए भेजा है, जो तो रैन मैडम के लिए किसी भी एंगल से खतरा तो बन ही नहीं सकता। और दूसरा एल्डर साहब को ये बात कदापि मंजूर नहीं थी कि फैंग भैया अपने ये लास्ट टेस्ट ना दे। असल बात तो ये थी कि एल्डर साहब फैंग भैया की भले के लिए ये बात कह रहे थे। असल बात तो ये थी कि एल्डर साहब फैंग भैया की भले के लिए सोच रहे थे, क्योंकि इनर सेट में ताकत ही सब कुछ है, और अगर आज फैंग भैया ऐसे डरपोकों की तरह वहाँ से चले गए तो हो सकता है कि बाद में जाकर उन्हें और उनके साथियों को काफी ज्यादा दिक्कत हो। इसलिए वो फैंग भैया को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने इस टेस्ट को नहीं दिया तो उन्हें इनर सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर फैंग भैया भी समझ जाते कि एल्डर जाओ उन्हें तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक वो अपना आखिरी टेस्ट नहीं दे देता। इसलिए वो मजबूरी में ही सही तैयार हो जाता है अपना आखिरी टेस्ट यानी कि कैरेक्टर टेस्ट देने के लिए। लेकिन अभी भी लू साहिब और उनके सभी साथी तो अभी तक फैंग भैया पर हंसे ही जा रहे थे, लेकिन जैसे ही फैंग भैया के कैरेक्टर टेस्ट का अंजाम सामने आता है वैसे ही तो लू साहिब और उनके सभी साथी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। और दूसरा जैंतियान की भी डर के मारे हालत खराब हो जाती है, और तो और एल्डर साहब की भी डर के मारे हो चुकी थी हालत खराब। गए थे वो पूरे के पूरे कांप, इसलिए तो करने लगते हैं वो ऊपर वाले का नाम जप। तो गाइस ऐसा भी क्या है फैंग भैया के मार्शल स्पिरिट में, जिसे देखकर एक एस्टर रियलम का वॉरियर भी घबरा गया। क्या वो फैंग भैया के लिए खतरा हो सकता है या फिर पूरे इनर सेक्ट के लिए? और तो और क्या ये टेस्ट देना फैंग भैया की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को द पियरलेस मार्शल स्पिरिट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। चलिए गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।